दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद सोहनी आपका स्वागत करता हूं। कंटेम्पररी माओइज्म इन इंडिया, समकालीन भारत में माओवाद, इस विषय का अभ्यास करने के लिए आप सभी यहां इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का स्वागत। मेरा आज का विषय है फॉल्स नैरेटिव्स ऑफ माओइस्ट इन इंडिया। क्या है फॉल्स नैरेटिव? सबसे पहले तो सवाल है कि क्या है नैरेटिव। नैरेटिव वो होता है कि जमीनी सच्चाई का आकलन और रेखांकन एक विशिष्ट तरीके से बार बार करने से एक विशिष्ट प्रकार का अंडरस्टैंडिंग निर्माण होता है, उसे कहा जाता है नैरेटिव। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जमीनी सच्चाई का, पॉलिटिकल सिचुएशन का अपना एनालिसिस करती है और अपना रेखांकन दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। भारतीय माओवादी भी इस जमीनी सच्चाई का आकलन अपने तरीके से करते हैं और अपने चश्मे से उसे देख के पेश करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि माओवादियों का आकलन विकृत है, सच्चाई से कोसों दूर है, उसका सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता है इट इज़ अ फॉल्स नैरेटिव। नैरेटिव बार बार दोहराने से कंस्ट्रक्ट होता है, उसका डिस्कोर्स बनता है। माओवादी और उनके जो शहरी पक्षधर हैं वो प्रोफेसर हो सकते हैं, मीडिया पर्सन्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आंदोलक हो सकते हैं। ये लोग ये माओवादी नैरेटिव का प्रयोग बार बार करते हैं ताकि माओवादियों के बारे में लोगों को गुमराह कर सके। क्यों गुमराह कर सके? क्योंकि माओवादी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के हितों के खिलाफ काम करती है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रस्तुत इस तरीके से करना है कि भारतीय लोगों के हित में काम कर रही है। दोस्तों, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, चैनल्स में सुना होगा, माओवादी आंदोलकों ने ये किया, माओवादी आंदोलक मारे गए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या माओवाद एक आंदोलन है? बिल्कुल नहीं। शायद 50 साल पहले जब चारू मजूमदार ने नक्सलबाड़ी में क्रांति, तथाकथित क्रांति की थी, तो उस टाइम वो स्पॉन्टेनियस थी, तो शायद हम कह सकते थे कि उस जमाने में वो एक आंदोलन था। लेकिन आज 2020 में हम यकीन से कह सकते हैं कि ये एक आंदोलन नहीं है। CPI माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, इज अ पॉलिटिकल पार्टी। इट इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इट हैज़ इट्स मोटो एंड इट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट्स मोटो, इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका अपना पार्टी कैडर है, उसका अपना पार्टी का स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि भारत के दो शक्तिशाली माओवादी गुट 2004 में जुड़े, उन्होंने निर्माण किया CPI माओइस्ट इस पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि भारत में टेररिस्ट ग्रुप करके बैन है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि वो हिंसा पर आधारित है। पावर कम्स थ्रू द बैरल ऑफ गन, हम सब जानते हैं। उनका विश्वास है कि हिंसा के माध्यम से ही इस देश में परिवर्तन आ सकता है। तो फिर क्यों इसे आंदोलन कहा जाता है? आंदोलन बार बार कहा जाता है और कुछ विशिष्ट लोग इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आप उनसे पूछिएगा कि आप आंदोलन क्यों कहते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको आंदोलन मत कहिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो इस शब्द का प्रयोग बार बार करेंगे क्योंकि उन्होंने ये एक फॉल्स नैरेटिव बनाया है और वो भारतीय जनमानस में पहुंच चुका है। माओवादियों का दूसरा एक बड़ा फेवरेट नैरेटिव है। वो नैरेटिव ये कहता है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को खुद को ही ये जो भारत का संविधान है ये मंजूर नहीं था। हालांकि वो घटना के निर्माता थे, उन्हें ये संविधान मंजूर नहीं था और उन्हें ये लगने लगा था कि ये संविधान भारत के शोषित, दलित, पीड़ित, मजदूर वर्ग का कोई उद्धार नहीं कर सकता, उनकी स्थितियों में परिवर्तन नहीं ला सकता, उनका जीवन में सुधार नहीं ला सकता। और ये संविधान उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही जला दूंगा। इस तरीके का प्रचार प्रसार हमेशा माओवादी करते रहते हैं। उनका फेवरेट नैरेटिव है, खास करके शहरी सेंटर्स में इस नैरेटिव का बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है। इसको लेके किताबें भी लिखी गई है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे है माओवादियों का जमीनी परिस्थिति का अंडरस्टैंडिंग। माओवादी भारतीय स्टेट को किस तरीके से देखते हैं, भारत की स्थिति का वो वर्णन करते हैं कि भारत का शासन कैसा है। इट इज़ फैसिस्ट, इट इज़ कॉम्प्रेडोर,
इट इज़ सेमी कैपिटलिस्ट, इट इज़ सेमी फ्यूडल। फैसिस्ट है, फांसीवादी, कॉम्प्रेडोर दलाल है। किसका दलाल है? पूंजीपतियों का। कैसा है ये? पूरी तरह से कैपिटलिस्ट भी नहीं है, पूरी तरह से सरंजामी भी नहीं है। ये एक विचित्र तरीके का नैरेटिव उन्होंने तैयार किया है। क्या सही में भारत इस तरीके का देश है? जब भारत का निर्माण हो रहा था 1947 में भी भारत इस तरीके का नहीं था, और आज भी भारत जिस तरीके से माओवादी पेश करते हैं उस तरीके का नहीं है। तो क्यों बाबा साहेब आम्बेडकर को उन्हें याद करना पड़ता है, और क्यों उनके गिने चुने वाक्यों को विकृत तौर पे पेश करना पड़ता है? क्योंकि जब वो ये डेमोक्रेसी ध्वस्त करना चाहते हैं, जब अपनी सत्ता इस देश में लाना चाहते हैं, तो उन्हें मालूम है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस देश में जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है डेमोक्रेसी की, वो है आम्बेडकर को मानने वाले बुद्धिजीवी। तो उन्हें ही बहला दो, उन्हें ही फुसला दो, उन्हें बरगला दो, उन्हें बताओ कि डॉक्टर आम्बेडकर को ही संविधान मान्य नहीं था। तो इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव जो है ये उन्होंने गढ़े हैं, और अलग अलग शहरी केंद्रों में इसका प्रयोग सेमिनार्स के थ्रू, सिंपोजियम के थ्रू, और आजकल तो वेबिनार के थ्रू भी वो करते रहते हैं। तो आइए एक और अगला नैरेटिव, जो कि माओवादियों का फिर से एक पसंदीदा नैरेटिव है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। ये नैरेटिव है स्पॉन्टेनियस रिवॉल्ट ऑफ पीपल। भारत की जनता क्रांति करेगी। एक माओवादियों का रोमांटिक सपना है कि भारत इतना बुरा देश है, भारत में शोषण परिसीमा पार कर चुका है, भारत में किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, कोई विकास नहीं है, तो भारत की जनता, शोषित जनता, आदिवासी, दलित, ये एक दिन रिवॉल्ट करेंगे। और इस नैरेटिव का एक बढ़िया तरीके से गठन करते हैं। दोस्तों, मैं नागपुर से हूँ। नागपुर में कॉमरेड अनुराधा गांधी, जो कि माओवादियों की सेंट्रल कमेटी की मेंबर रह चुकी है, उस टाइम वो अंडरग्राउंड नहीं थी, वो ओवरग्राउंड काम करती थी। तो नागपुर के पास में महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक पावर प्लांट का निर्माण कर रहा था। उस पावर प्लांट के निर्माण में माओवादियों ने अपना एक मजदूर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। ये मजदूर ऑर्गेनाइजेशन बाकी लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अलग तरीके से काम कर रहा था, और एक दिन उन्होंने जो धरना आंदोलन शुरू किया उसमें वायलेंस का उद्रेक हो गया और वो पावर प्लांट बंद हो गया। तो अब शायद आप समझेंगे कि माओवादियों का जो सपना है कि भारत की जनता क्रांति करेगी, वो ये नहीं कहते कि माओवादी क्रांति करेगी। वो एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि शोषण की परिसीमा हो चुकी है तो लोग खुद ही क्रांति करेंगे और माओवादी उनका साथ देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में नागपुर के पास में एक पावर प्लांट के बनते हुए एक माओवादी मजदूर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। मित्रों, आप जानते हैं इस देश में C2 है, इंटक है, आयटक है, भारतीय मजदूर संघ है, लेफ्ट पार्टी से लेकर राइट पार्टी तक अलग अलग पार्टियों के अपने टीम मजदूर संगठन है। ये कभी हिंसक कार्रवाई नहीं करते, लेकिन माओवादियों के संगठन हिंसक कार्रवाई करते हैं, हिंसा पे उतारू होते हैं। उनका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मजदूरों का जो शोषण है वो इस हद तक पहुंच चुका है कि वो हिंसा पे उतारू हो गए। शायद आपको याद होगा 8 साल पहले दिल्ली के पास में मनेसर में मारुति कंपनी का, मारुति कार्स का मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट है। उस प्लांट में अचानक एक हादसा हो गया। जो वहाँ के कर्मचारी मजदूर थे वो हिंसा पे उतारू हो गए, वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया और शायद 1 या 2 मैनेजमेंट का स्टाफ भी उसमें मारा गया। न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर्स में कि अचानक मजदूरों का उद्रेक हुआ, हिंसक उद्रेक, लेकिन तथ्य कोई नहीं देखता। तथ्य क्या है दोस्तों? ये उद्रेक होने से 2 साल 3 साल पहले से वहाँ पे माओवादी फ्रंट के कुछ लोग पहुँच चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे मजदूरों में पैठ बनाई, अपना खुद का एक संगठन बनाया और माओवादियों के इन्फ्लुएंस में ये संगठन ने कुछ लोगों को एकत्रित किया और एक दिन एक घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बारे में बाकी मजदूर जानते भी नहीं थे, सिर्फ कुछ लोग जानते थे जो कि इस माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। ये है इसकी सच्चाई।
इसका वर्डिक्ट भी आया है, आप ज़रूर नेट पे सर्च कीजिएगा, वर्डिक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो एक सोची समझी साजिश के तहत एक विस्फोटक परिस्थिति बनाई जाती है और बताया जाता है कि देखिए इस देश में कुछ हो नहीं रहा है और जनता विद्रोह करती है। विद्रोह, विप्लव, ये उनके बहुत पसंदीदा शब्द है और ये शब्दों का प्रयोग करते हुए वो जनता के सामने एक विकृत विजन अपना पेश करते हैं। दोस्तों, गढ़चिरौली हो, बस्तर हो, उड़ीसा हो, जब हम याद करेंगे कि यहाँ पे कुछ हिंसक घटना हुई, कोई आंदोलन हुआ जहाँ किसी का कंट्रोल नहीं रहा, हाहाकार हुआ, तो हम उसका अगर सर्च करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके पीछे माओवादी है। जब माओवादियों ने आंध्र प्रदेश में शांति वार्ता की और बस्तर में अपनी पैड़ बढ़ाई, धीरे धीरे 80 के दशक के उत्तरार्ध में माओवादियों की अच्छी पैड़ बन गई। तो माओवादियों ने जो संगठन वहाँ पे बनाए, दंडकारण्य क्रांतिकारी मजदूर किसान संगठन, बहुत सारे संगठन उन्होंने बस्तर में बनाए। ये संगठन के जो आंदोलन होते थे वो प्रायः अनकंट्रोलेबल हो जाते थे, वो आक्रामक हो जाते थे, परिणाम स्वरूप पुलिस का दमन होता था और फिर प्रेस में रिपोर्ट बनते थे कि देखिए किसान थे, आदिवासी थे, आंदोलन कर रहे थे और उनका दमन हुआ। तो ये आंदोलन और आंदोलन का दमन वाला जो नैरेटिव है ये माओवादी गढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं है, शायद 10 साल 15-12 साल पुरानी बात है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की बॉर्डर का जो जंगल महल एरिया है, जंगल महल एरिया में किशनजी नामक माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर ने वहाँ पे अपनी पैड़ बना ली थी और वहाँ पे उन्होंने हर गांव में अपना मिलिशिया बना लिया था। और आपको तो याद ही होगा कि किस तरीके से वहाँ के एरिया में शासकीय कर्मचारी को, गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉय को आने से लोगों ने मना कर दिया। वहाँ पे एक हिंसा भड़क उठी और वहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम खड़े हो गए, एक अराजक का माहौल वहाँ पे तैयार हो गया था। ये माहौल क्यों तैयार हो गया था? ये माहौल इसलिए तैयार हो गया था कि वहाँ पे पहले से माओवादी एक्टिविटीज़ पहुँच गई थी, माओवादियों का केडर बन चुका था और उसमें शहरी इलाकों से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, कुछ प्रोफेसर्स भी उन्होंने वहाँ पे जाके उन लोगों को बरगलाया था। ये हकीकत है। तो माओवादियों का ये जो विज़न है, स्पॉन्टेनियस वायलेंट रिवॉल्ट, ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो कि जिसके पीछे हमेशा माओवादियों का हाथ होता है। ऐसा कोई स्पॉन्टेनियस रिवॉल्ट नहीं होता है, क्योंकि पिछले 70 सालों में इस देश में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, बहुत सारे जुडिशियरी के थ्रू, एग्जीक्यूटिव के थ्रू बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स, हाँ पूरे तो प्रॉब्लम्स कभी हल नहीं हो पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स हल हुए हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। एक आखिरी उदाहरण इस फॉल्स नैरेटिव का देता हूँ। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में माओवादियों ने काफ़ी पैड़ बना चुकी थी। इस एरिया में आंध्र उड़ीसा बॉर्डर कमेटी नामक एक कमेटी माओवादियों की एक्टिव है। तो यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन पर जो अतिक्रमण हुआ है, जो एनक्रोचमेंट हुआ है, उसके खिलाफ माओवादियों के लीडरशिप में एक आदिवासियों का संगठन बना और वो आंदोलन करता रहा। एक दिन इसका एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला और जब मोर्चा निकलता है तो उसने एक पुलिस स्टेशन का घेराव कर लिया और उसमें पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ और पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोली भी चली। तो मित्रों, बाकी एरियाज़ में कभी भी इस तरीके का अटैक नहीं होता है, पुलिस स्टेशन पे हमला नहीं होता है। जहां माओवादी संगठन मौजूद होते हैं उसी एरियाज़ में इस तरीके का उद्रेक, जिसे माओवादी बोलते हैं, वो उद्रेक होता है। इसके विपरीत एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे तेलंगाना के कुछ जमींदारों ने आदिवासियों की ज़मीनों पे कब्जा किया था। तो पारोमिता गोस्वामी नामक यहाँ की एक जो एक्टिविस्ट है चंद्रपुर जिले की, महाराष्ट्र के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को विश्वास में लिया, जुडिशियरी के पास अप्रोच हुई और अच्छे अधिकारी होने की वजह से वहाँ पे उन्होंने जुडिशियल अप्रोच लेके कोर्ट में केसेस फाइल करके पुलिस को साथ में लेके वो पूरे अतिक्रमण हटाए
और तकरीबन 2000 हेक्टर का आदिवासी जमीन का जमींदारों का अतिक्रमण उन्होंने हटाया। तो जब ये चीज़ें जुडिशियल रिकोर्स से मुमकिन है तो हिंसक आंदोलन की ज़रूरत क्या है? पुराने ज़माने में तेलंगाना में भी इसी तरीके के ज़मीन को लेके हिंसक आंदोलन हुए हैं। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव है। स्पॉन्टेनियस वायलेंट रिवॉल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जनता अपने आप बेकाबू नहीं होती है, उसके पीछे माओवादियों का हाथ होता है। माओवादियों का और एक बड़ा प्यारा फॉल्स नैरेटिव है। वो ये कहते हैं कि कुछ एरियाज़ में इस देश के हम ही जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं, इस देश का शासन उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है कि दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में जब इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंचा था, जब इस देश का शासन नहीं पहुंचा था, तब हम वहाँ मौजूद थे। खास करके वो दंडकारण्य की बात करते हैं, वो अबुझमाड़ की बात करते हैं, गढ़चिरौली की बात करते हैं, बस्तर की बात करते हैं, उड़ीसा के साउथ उड़ीसा के कुछ जिलों की बात करते हैं, झारखंड के कुछ जिलों की बात करते हैं जो कि जंगल क्षेत्र है। तो मित्रों, क्या यहाँ सही में नक्सलियों से पहले कोई नहीं पहुंचा था? आपको कुछ तथ्य बता दूं। माओवाद का जो दूसरा चरण है वो शुरू होता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, जमीन को लेकर लड़ाई। तो दोस्तों, आपको एक सच्चाई बता दूं, महात्मा गांधी के जो शिष्य थे विनोबा भावे, उन्होंने इस देश में भूदान यात्रा जो शुरू की थी वो तेलंगाना से शुरू की थी। हजारों एकड़ जमीन उनको तेलंगाना में वहाँ के जमींदारों ने दी। उन्होंने अपील किया कि आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो आपको मेरा बेटा मानिए और आपकी ज़मीन का 1/3 हिस्सा आप मुझे दीजिए, 5वां हिस्सा आप मुझे दीजिए। तो बहुत से लोगों ने इस शांततापूर्ण अपील को, इस दिल से किए गए अपील को रिस्पॉन्स दिया और हजारों एकड़ ज़मीन विनोबा भावे के पास में आई और तुरंत वो उसी गांव में भूदान द्वारा बांट दी जाती थी। इसको कहा जाता था भूदान यज्ञ। तो माओवादियों के आने से पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो कि माओवादियों का बहुत करीबी मुद्दा है, इस मुद्दे को लेके विनोबा जी काम कर रहे थे, बहुत बड़ा काम कर चुके थे। माओवादी तो बाद में आए और बाद में उन्होंने ये इशू उठाया, ये हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अबुझमाड़ का एरिया जहाँ से शुरू होता है वो गांव में सेवाग्राम से, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है, सेवाग्राम से जुड़ी हुई बहुत ज्येष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ता निर्मलाताई देशपांडे, ये निर्मलाताई देशपांडे अबुझमाड़ के कुछ गांव में पहुंची और वहाँ की विपन्नावस्था देख के उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा यहाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरी है और कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने वहाँ आश्रमशाला चालू की। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र शासन ने भी उस जमाने में आदिवासी आश्रमशाला शुरू नहीं की थी। उस जमाने में वहाँ गांधीवादी पहुँच गए थे और आदिवासियों के विकास के लिए अपना जीवन खर्च कर रहे थे। दोस्तों, 80 के दशक में महाराष्ट्र में माओवादी पहुँचे। उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गांधीवादी समाज सेवक बाबा आमटे अपने 2 नौजवान बच्चों को लेके भामरागढ़ तालुका में पहुंच गए थे, जो सबसे पिछड़ा तालुका महाराष्ट्र का माना जाता है, सबसे पिछड़े जिले का सबसे पिछड़ा ब्लॉक। लेकिन क्या हुआ, माओवादी वहां पहुंचे और माओवादियों के पहुंचने से वहां बाबा आमटे के कार्य में बाधाएं आ गई। उनके लिए जो डॉक्टर काम करते थे, उनके एक डॉक्टर को किडनैप किया गया। वो डॉक्टर डर गया, उसने वहाँ काम करना छोड़ दिया, वो वापस नासिक नाम की सिटी में चला गया। तो अंदरूनी बहुत एरिया में जो कार्य था उसमें बाधा निर्माण हो गई। किसकी वजह से? माओवादियों की वजह से। और मूलतः वहाँ पे कौन स्थापित था? वहाँ पे बाबा आमटे स्थापित थे। माओवादियों की आज सबसे ज़्यादा ताकत मानी जाती है बस्तर के सुकमा जिले में। सुकमा जिले में चिंतलनार नामक गांव है, वहाँ पे 76 सीआरपीएफ के जवान एक ही ब्लास्ट में माओवादियों ने उड़ा दिए थे। आपको बता दूं कि इस चिंतलनार गांव में वहाँ के जनता में उनकी पकड़ है। माओवादी आज भी उनका बुरा कुछ कर नहीं पाए हैं, क्योंकि वहाँ के आम आदिवासी इस गांधीवादी को आज भी मानते हैं। इस बुढ़े व्यक्ति से मैं मिला हूँ और अभी भी बड़ी हिम्मत से वो वहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे बताने का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हम जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। हमसे पहले उस एरिया में कोई गया नहीं था।
ये जो झूठा नैरेटिव गढ़ा गया है, इसको आज एक्सपोज करने की बहुत ज़रूरत है। जो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात बोलते हैं, माओवादी हमेशा खुद के डिफेंस में कहते हैं कि ये शासन क्या हमें बताएगा कि हम सही है या गलत, क्योंकि उनसे पहले तो हम वहाँ थे। सारा सार झूठ है। महाराष्ट्र में पहली माओवादी गतिविधि जो गढ़चिरौली में हुई, पहला ओपन जो उनका आंदोलन हुआ था, उसे कहते हैं कमलापुर अधिवेशन। दोस्तों आपको बता दूं, कमलापुर अधिवेशन होने से पहले महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जब उस एरिया में गढ़चिरौली में पहुँचे थे, उन्होंने उस एरिया का सर्वे किया तो उन्हें ध्यान में आया कि ये एरिया बहुत बैकवर्ड है। तो उन्होंने वहाँ के कुछ लोगों को साथ में लेके वहाँ पे एक आश्रमशाला खोली थी। मेरे कथन के पीछे एक बेसिक थॉट ये है कि हम वहाँ के मूल निवासी है, हम वहाँ के लोगों के साथ हैं, हम पहले हैं, जिसे हम आर्च एंजल है, ऐसा वो कहते हैं। हम वी आर द आर्च एंजल्स ऑफ द ट्राइबल्स एंड द बैकवर्ड। ये जो कथन वो करते हैं वो पूरी तरह से झूठा है। बस्तर में बहुत सारे आंदोलन माओवादियों से आने से पहले भी हुए, ये भी यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खुद गांधी जी ने, आपको मालूम है, चंपारण का आंदोलन किया था। क्यों किया था चंपारण का आंदोलन? क्योंकि उनका मानना था कि जब तक इस देश का पिछड़ा व्यक्ति अपने आप को इस आंदोलन में शामिल नहीं करता, तब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता। और वो कैसा शामिल होगा? वो तभी शामिल होगा जब आप उसकी समस्याएं दूर करने के लिए आंदोलन करेंगे। तो चंपारण का आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ का महत्वपूर्ण आंदोलन बना था। तो इस देश में हर इलाके में अलग अलग आइडियोलॉजीज़ पहुंच चुकी थी माओवाद से आने से पहले। ये मैं यहाँ पे बड़े विनम्रतापूर्वक प्रतिपादन करना चाहता हूँ। माओवादी इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेके भी अपना नैरेटिव बनाते रहते हैं। आज मीडिया में लोग ये मानते हैं, और अर्बन सेंटर्स में जो ज़मीनी सच्चाई नहीं जानते, वहाँ के लोग मानते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत प्रोफेसर बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि अरे देखिए, इस इलाकों में तो बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, माओवादियों ने आदिवासी की आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो चलिए हम इस नैरेटिव का भी रिव्यू करते हैं। नैरेटिव क्या है? तेंदुपत्ता, जो कि बीड़ी पत्ता, जो कि आदिवासी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है, इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी आइडियोलॉजी ने कुछ नहीं किया। आदिवासियों का शोषण हो रहा था और आदिवासियों को न्याय मिले, इसके लिए माओवादियों ने आंदोलन किए। ये एक और नैरेटिव है जो काफ़ी प्रस्थापित हो चुका है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस देश में पार्लियामेंट्री लेफ्ट है जिसको माओवादी निगेट करते हैं। पार्लियामेंट्री लेफ्ट मतलब सीपीआई और सीपीएम। तो इस देश में बीड़ी पत्ते को लेके बहुत पहले से सीपीआई और सीपीएम के लीडरशिप में आंदोलन होते रहे हैं, आज भी होते हैं। मुझे याद है कि वीपी सिंह, जो कि एक बहुत बड़े जाने माने नेता है, इन्होंने ये गढ़चिरौली में आए थे, इन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था कि आदिवासी के बीड़ी पत्ता मजदूरी को बढ़ाया जाए। इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था जो कि गढ़चिरौली से बॉर्डर पार करके तेलंगाना में गया था। तो बीड़ी पत्ता आंदोलन सिर्फ माओवादियों ने खड़ा किया, ये बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ है। इसके पीछे गांधीवादी आंदोलक रहे हैं, इसके पीछे कांग्रेसी रहे हैं, सीपीआई रहा है, सीपीएम रहे हैं, सभी विचारधारा के लोगों ने ये आंदोलन किए हैं। सबसे आखिरी आए माओवादी, और माओवादियों ने इस आंदोलन का श्रेय लेने की पूरी कोशिश की। आपको ये बता दूं कि वेरियस स्टेट्स इन दिस कंट्री हैव रिस्पॉन्डेड टू डेमोक्रेटिक आंदोलन जो भी हुए उनको उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, और अपनी नीति में धीरे धीरे पिछले 30 सालों में बदलाव करते करते उन्होंने तेंदुपत्ता बीड़ी पत्ता का जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में आदिवासी की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का शासन ने बहुत प्रयास किए हैं। चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो उड़ीसा हो।
एक और इशू है जिसका श्रेय माओवादी बार बार लेते हैं, वो श्रेय है ट्राइबल एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड्स इन फॉरेस्ट एरियाज, जंगली क्षेत्रों में। क्योंकि आदिवासी इस देश की शासन व्यवस्था से थोड़ा दूर खड़ा था, तो लैंड टाइटल ये बात आदिवासी को समझती नहीं थी। तो आदिवासियों ने कभी डिमांड नहीं किया कि मुझे मेरी जगह की मालकियत मिलनी चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन का 7/12 मिलना चाहिए, ये उन्होंने कभी डिमांड की नहीं। तो बहुत से ट्राइबल एरियाज़ में आदिवासियों के पास ज़मीन के पट्टे तो थे, ज़मीन पे खेती तो कर रहे थे, लेकिन वो उस ज़मीन के मालिक नहीं थे क्योंकि ज़मीन के कागज़ उनके पास नहीं थे। इस विषय को लेके दोस्तों सीपीआई ने सबसे बड़ा और सबसे पहला आंदोलन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीपीएम ने लगातार इस विषय को लेके बात की है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री दायरे में काम करने वाली जो लेफ्ट संगठनाएं हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, इनका निगेशन माओवादी करते हैं। और माओवादी हमेशा ये कहते हैं कि जमीन के पट्टे के लिए जो आंदोलन किया वो माओवादियों ने किया। फिर से मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बहुत सीनियर समाजवादी नेता थी महाराष्ट्र में, मृणाल गोरे, सोशलिस्ट थी। इन्होंने चंद्रपुर में महाराष्ट्र के नक्सल अफेक्टेड जिला था, चंद्रपुर जिले में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। बहुत सारे लोग उस समय जेल भरो आंदोलन हुआ था और हजारों लोग उस समय जेल में जा चुके थे। और फिर महाराष्ट्र शासन ने जब रिस्पॉन्स दिया और जब फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आदिवासियों को जब ज़मीन के पट्टे मिले, तो ये ज़मीन के पट्टे के लिए अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, तो महाराष्ट्र स्टेट ने कहा कि अगर आप मृणाल गोरे जी के आंदोलन के वक्त जेल में थे और वो अगर आपके पास आज भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ला सकते हैं, तो वी शैल एक्सेप्ट दैट रिकॉर्ड ऑल्सो। देखिए कितना प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हो सकता है कि ज़मीन आंदोलन के लिए आप जेल में गए थे क्योंकि ज़मीन आपकी थी। तो दोस्तों बताने का मतलब ये है कि इस तरीके से बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव गठित किए जाते हैं, उनका बुकलेट्स निर्माण होता है, उनके पैम्पलेट्स बनाए जाते हैं, वो शहरी सेंटर्स में आते हैं, धीरे धीरे वो एकेडमिक्स में आते हैं। और बहुत से जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो कि ज़मीनी जानकारी नहीं रखते हैं, वो इस फॉल्स नैरेटिव के शिकार बन जाते हैं। एक और फॉल्स नैरेटिव है कि पेसा एक्ट माओवादियों की वजह से लागू हुआ। पेसा एक्ट, पंचायत एरियाज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज नाम का जो क्रांतिकारी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया, ये अभूतपूर्व एक्ट है और जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इनजस्टिस आदिवासियों के ऊपर हुआ था, उसे दूर करने के लिए ये काफ़ी प्रभावशाली एक्ट है। ये माओवादियों की वजह से कैसे आया, इसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन माओवादियों के पास नहीं है। ये एक्ट मंजूर होने के लिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट मंजूर होने के लिए बहुत से मोर्चे, बहुत सी सभाएं, बहुत से आंदोलन, बहुत से सेमिनार पार्लियामेंट्री लेफ्ट ने किए हैं, लेकिन उनको नकारते हुए माओवादी हमेशा क्लेम करते हैं कि ये एक्ट हमारी वजह से आया। ये एक फॉल्स नैरेटिव है और हमें इस नैरेटिव से खुद को अलग रखना चाहिए। माओवादियों का और एक फॉल्स नैरेटिव है कि नथिंग हैज़ बीन डन इन दिस कंट्री। आज तक इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। आज तक खास करके तीन जो वर्ग है, मजदूर, आदिवासी और दलित, इन 3 वर्गों के लिए इस देश में कुछ भी हुआ नहीं है। ये माओवादी हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बताते रहते हैं। अगर आप इनके भाषण सुनोगे, खास करके कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत के बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं। ये प्लेटफॉर्म्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो बुद्धिजीवी है, इन बुद्धिजीवियों को भारत की माओवादी को जोड़ा जाए, इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं। प्रोफेसर साईं बाबा के कुछ भाषण जो भारत के बाहर दिए गए हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि भारत में कुछ हुआ ही नहीं है पिछड़े वर्गों के लिए। ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी हैं जिनके भाषण इसी लाइन में होते हैं और ये लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली माओवादियों के पक्षधर होते हैं। एक और बहुत ही बड़ा सफ़ेद झूठ है
माओवादियों का, वो कहते हैं कि माओवादी सच्चे देशभक्त है। दोस्तों, माओइज्म इज अबाउट क्लास, इट इज नॉट अबाउट नेशन। माओवादी सबसे ज़्यादा विचार एक ही चीज़ का करते हैं, वो है क्लास। वो कास्ट का भी विचार नहीं करते, जातीय आधार पर शोषण भी उनके लिए अहम नहीं है। वो वर्ग को मानते हैं, वो बाकी किसी चीज़ को मानते नहीं हैं। तो ये सबसे पहले समझिए कि माओवादी एक ही चीज़ को लेकर काम करते हैं, क्लास। हालांकि वो ये जानते हैं कि भारत ये इतना बड़ा देश है कि वो कुछ भी बातें करे, उनका विजन कहता है कि 2050 में वो भारत कैप्चर कर लेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये कभी होने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी उनकी एक पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि भारत देश को तोड़ा जाए। तो और एक हमेशा नैरेटिव तैयार होता है कि भारत, इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इंडिया इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ नेशनलिटीज़। भारत में बहुत सारे राष्ट्र बसते हैं। कश्मीर एक अलग नेशनलिटी है, उसे भारत से अलग होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं, उन्हें भारत से अलग होना चाहिए। खालिस्तानी नेशनलिज्म अलग था, उनको भी अपना हक था। और माओवादी ये भी कहते हैं कि जो तमिल सेपरेटिस्ट है उनको भी अपना एक अलग नेशन बनाने का अधिकार है। अगर ये फॉल्स नैरेटिव कहीं सेमिनार में कहा जाता है तो ठीक है, इसके आगे जाके माओवादी जो है वो सेपरेटिस्ट ग्रुप से हाथ मिलाते हैं, उनके बीच में आर्म्स डीलिंग होते हैं, उनके बीच में पॉलिटिकल सपोर्ट होता है और एक दूसरे को अपने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करा देते हैं। इस संदर्भ में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सैयद अली शाह गिलानी, जो कि बार बार आज़ाद कश्मीर के बारे में चिल्लाते रहते हैं, जो कि बार बार इंडिया से अलग होना चाहते हैं, वो कश्मीर में अपनी बातें रखते थे। तो प्रोफेसर साई बाबा का एक ऑर्गेनाइजेशन था RDF, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसका एक जो अधिवेशन हैदराबाद में हुआ था, तो प्रोफेसर साई बाबा ने इनवाइट किया था सैयद अली शाह गिलानी को, और सैयद अली शाह गिलानी ने हैदराबाद में अपना जहर उगला था। देखिए, देश के कोने में जो अलगाववाद फैल रहा है उसको सेंट्रल इंडिया में माओवादी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देते हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस फॉल्स नैरेटिव है। ये नैरेटिव वहीं तक सीमित नहीं रहता, ये नैरेटिव को एक्शन एड मिलता है। जो नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनको माओवादियों की तरफ से सपोर्ट मिलता है, और ये सपोर्ट आप तो जानते हैं कि जो आईडीज़ का जो टेक्निक है वो लिट्टे ने माओवादियों को दिया हुआ गिफ्ट है। तो जब ये सेपरेट नेशनलिटी, जब ये कॉन्ग्लोमरेट ऑफ वेरियस नेशनलिटीज़ वाली बातें होती है, और ये लोग वो बात करते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो ये हास्यास्पद हो जाता है। दोस्तों, माओवादियों का भारत देश से कोई लेन देन नहीं है, देश प्रेम तो बहुत दूर की बात है, वो इस देश को मानते ही नहीं है। दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद झूठ है, माओवाद ये गरीबों की लड़ाई है। अगर ये गरीबों की लड़ाई है तो इसको फंडिंग कहाँ से आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बार बार जो लोग माओवादी नहीं है, माओवादियों के पक्षधर नहीं है, जिनको आजकल अर्बन नक्सल कहते हैं वो भी नहीं है, इनको भी ये लगता है कि माओवाद ये गरीबों की लड़ाई है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है। माओवाद ये कतई गरीबों की लड़ाई नहीं है। शायद किसी ज़माने में थी जब वो तीर कमान चलाते थे, कुल्हाड़ी चलाते थे। आज एक AK-47 आपके पास है, रॉकेट लॉन्चर आपके पास है, आप आईडीज़ ब्लास्ट करते हैं, आपके पास लैपटॉप्स है, आपके पास वायरलेस वॉकी टॉकीज़ है, आपके पास हर नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आपकी वेबसाइट के सर्वर इंडिया के बाहर है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये गरीब की लड़ाई कैसे हुई? आप गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको खुद से जोड़ रहे हैं और उसके नाम पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी फॉल्स आइडियोलॉजी की। ये गरीब की लड़ाई नहीं, गरीब इस पे है, वो आपका फुट सोल्जर है। ये लड़ाई जंगलों में लड़ी जा रही है, लेकिन इस लड़ाई का जो दिशा दर्शन है वो शहरों से हो रहा है, एयर कंडीशन चेंबर्स से हो रहा है, और मर रहा है गरीब आदमी, लेकिन ये गरीब की लड़ाई नहीं है।
तो इस तरीके से अलग अलग फॉल्स नैरेटिव्स निर्माण किए जाते हैं ताकि डेमोक्रेटिक सेटअप में वायलेंट एक्टिविटी करने के बाद भी माओवादी इस देश की जुडिशियरी से और इस देश की पुलिस यंत्रणा से बचती रहे। तो हमें इन फॉल्स नैरेटिव्स से खुद को बचाना चाहिए। और जब हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो कभी विषय निकलता है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी हमें ये बताना चाहिए कि ये फॉल्स नैरेटिव्स क्या है। इस विषय को लेके कुछ रिसर्च थीम्स भी सामने आती है, लेकिन चूंकि ये वो मेरा विषय नहीं है, मैं उस विषय पे बात नहीं करूँगा। एक और सफ़ेद झूठ गढ़ा जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों में मानव अधिकारों का हनन होता है। आदिवासियों के मानव अधिकारों का हनन होता है। क्यों ये सफ़ेद झूठ गढ़ा जाता है? क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में माओवादियों की घुसपैठ बहुत बड़े पैमाने में हो चुकी है। हर गांव में उनका संगठन बना हुआ होता है और हर गांव में उनका आना जाना लगा रहता है। जब ये जमीनी केडर पर पुलिस कार्रवाई होती है तो उसे करार दिया जाता है कि आदिवासियों पर नक्सलियों का आरोप लगाते हुए कार्रवाई हुई और आदिवासियों के मानवाधिकारों का मौलिक हनन हुआ। ये एक सफ़ेद झूठ है और इस झूठ को साबित करने में माओवादी सालों से लगे हुए हैं। इसके लिए उनकी वकीलों की पेशेवर संगठनाएं हैं। इसके लिए उनके मीडिया पर्सन्स कुछ हैं जो उनके पेरोल पर है। इसके लिए कुछ शहरी प्रोफेसर्स हैं जो उनका काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने किताब भी लिखे हुए हैं। 99% ऑफ द केसेस में होता ये है कि आदिवासी समाज का कोई माओवादी होता है जो गतिविधि में पकड़ा जाता है और शक की बिना पे पकड़ा जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि आदिवासी को पकड़ा, हालांकि पकड़ा माओवादी को होता है। तो अपनी केडर के प्रोटेक्शन के लिए मानवाधिकार का गलत इस्तेमाल करना, ये एक और फॉल्स नैरेटिव माओवादियों का बनाया हुआ है और ये एक उनका अमोघ शस्त्र है और ये शस्त्र का प्रयोग वो बार बार करते हुए इसी के भरोसे आज भी जंगलों में टिके हुए हैं। माओवादी पार्टी में महिलाएं सक्षम हो चुकी है। माओवादी पार्टी में महिलाएं अहम भूमिका, लीडरशिप की भूमिका निभा रही है। ये और एक नैरेटिव माओवादियों ने निर्माण करके रखा है बहुत सालों से। ये सच है कि माओवादी पार्टी में महिला नेताओं की संख्या कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है कि महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पे क्रांति करने के लिए उनके संगठन में जुड़ी हुई है। माओवादी ये क्लेम करते हैं कि उनका महिला संगठन देश के किसी भी महिला संगठन से बड़ा है, हालांकि ये झूठ है। इन्होंने बहुत सी अनपढ़ आदिवासी महिलाओं को ज़बरदस्ती से एनरोल करके रखा हुआ है और उनके आधार पर अपनी संख्या बढ़ाए हुए हैं। हालांकि उनका एनरोलमेंट तो होता है, लेकिन वो जानती नहीं है कि हम माओवादियों के महिला संगठन के प्रतिनिधि भी हैं। ये एक और सफ़ेद झूठ माओवादी पेश करते रहते हैं। माओवादी बड़े चालाक है। अपने अनुभवों के आधार पर नए नए मनगढ़ंत कहानियाँ वो बनाते रहते हैं जिससे उनको खुद को प्रोटेक्शन मिल सके। आप सभी लोग जानते हैं 2004-2005 में बस्तर में सलवाजुडुम नामक एक शांतिपूर्ण नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला था, जो कि आदिवासियों ने शुरू किया था। एक आदिवासी गांव में माओवादियों के प्रताड़न से पीड़ित होकर कुछ युवाओं ने माओवादियों को ही पीटा और अपने गांव से भगा दिया। इस तरीके से सलवाजुडुम की शुरुआत हुई। फिर एक बाज़ार के दिन कुछ गांव वाले सम्मिलित हुए और उन्होंने माओवादियों को बुलाया और उनसे कहा कि देखिए, आप हमारे एरिया में मत रहिए, हम नहीं चाहते कि यहाँ माओवाद हो। क्या हुआ? बात ये हुई कि उनको ज़बरदस्ती पीटा गया, एक आदिवासी का मर्डर हुआ और उसके बाद जो सलवाजुडुम नामक आंदोलन चला, जो कि शुरुआत में शांतिपूर्ण आंदोलन था, जो हर गांव में जाता था और आदिवासियों को कहता था कि या तो आप
माओवादियों का साथ देते हैं तो गांव छोड़कर चले जाइए, या तो आप आदिवासी है, शांतता प्रिय है, इस देश की जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो गांव में रहिए, माओवादियों का साथ ना दीजिए। तो एक ट्रक के नीचे आईईडी ब्लास्ट हुआ, तकरीबन 40-50 आदिवासियों की जान गई और उसके बाद इस आंदोलन को गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट मिला, प्रोटेक्शन मिला और फिर हिंसात्मक वारदात शुरू हुई। लेकिन शुरुआत क्या थी? शुरुआत ये थी कि कुछ आदिवासी सामने आए और हिम्मत से माओवादियों को, जो कि हथियारों से लैस थे, उनको उन्होंने कहा कि आप हमारे एरिया को छोड़ दीजिए। दोस्तों, सवाल मूलभूत है। सवाल ये है कि मुझे इस देश के संविधान ने एक हक दिया है। क्या है हक? राइट टू लाइफ, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ माई कंट्री। ये मेरे मौलिक अधिकार है। संविधान ने मुझे इनकी गारंटी दी है। अगर मेरे गांव में, मेरे गांव के आसपास माओवादी रहते हैं तो क्या मेरे अधिकार का मैं आनंद ले सकता हूं? नहीं, ये अधिकार एक्चुअलिटी में मेरे पास नहीं है, मुझसे छीने गए हैं। तो अगर कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो क्या हमें उनसे सवाल पूछने चाहिए या आदिवासियों से सवाल पूछने चाहिए? आप सभी लोग प्रोफेसर हैं, अभ्यासक हैं, आप में से कुछ लोग शासकीय अधिकारी भी हैं। पूरा आप न्यूज़पेपर्स का रिकॉर्ड देखिए, चैनल्स के डिबेट्स देखिए। मुझे एक पत्रकार का नाम बताइए जिसने माओवादियों को पूछा कि सलवा जुड़ूम ने जो सवाल खड़े किए हैं उसके आपके पास क्या आंसर्स हैं? क्या माओवादियों के चलते गांव के सर्वसाधारण आदमी का फ्रीडम अबाधित है या नहीं है? लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई भी सवाल किसी भी पत्रकार ने, किसी भी बुद्धिजीवी ने, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने माओवादियों को किया। तो माओवादियों ने एक नया सफ़ेद झूठ ढूंढ के निकाला। उनका कहना था कि जिस तरीके से सलवा जुड़ूम नामक एक आंदोलन, जो कि शांतिप्रिय आंदोलन कहा गया और बाद में जिसमें हिंसक वारदातें हुई और उसमें बहुत सारे आदिवासी भी मारे गए, माओवादी भी मारे गए, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा भर्ती नक्सलवादी माओवादी में हुई और उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड कैडर मिला। ये हिडमा नाम का, खास करके हिडमा नाम का जो आदिवासी सेंट्रल कमेटी मेंबर है बस्तर का, वो हमेशा ये बताता है पत्रकारों को जब इंटरव्यू देता है तो कि देखिए क्या हुआ सलवा जुड़ूम से, हमें तो बहुत सारा ग्राउंड कैडर मिला, बहुत बड़ी भर्ती हुई, आदिवासी नाराज़ थे, वो तो चाहते थे कि माओवादी उनके साथ रहे। ये एक और सफ़ेद झूठ है। हमने सत्य को टटोला है। 2010 में सलवा जुड़ूम के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई थी, सलवा जुड़ूम बंद हो गया था, एसपीओ का निर्माण, एसपीओ की भर्ती भी रुक गई थी। 10 ही साल हुए हैं दोस्तों। आप एक रिसर्च कीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद आज तक अगर सही में माओवादियों को ग्राउंड कैडर बहुत बड़े पैमाने पे मिला और सलवा जुड़ूम में गलत आंदोलन था, तो सवाल ये है कि आज माओवाद बस्तर में इतना कमज़ोर क्यों है? आप ज़रूर इस विषय पर रिसर्च कीजिएगा। एक थोड़ा सा आप जायज़ा भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक सफ़ेद झूठ है। जो क्षति सलवा जुड़ूम के चलते माओवादियों को पहुंची है, बहुत से आदिवासी थे, कोई उनका सामान सर पे ढोने का काम करता था, कोई उनके लिए बावर्ची का काम करता था, उन्हें माओवादी आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, वो समझती भी नहीं थी। ऐसे लोगों का जो माओवादियों ने एक्सप्लॉयटेशन किया, वो सब लोग, उन्हें कहा जाता था कि आपको सैलरी मिलेगी, आपको हम माओवादी पार्टी में कोई पोजीशन देंगे। ये सब झूठ था, किसी को कुछ नहीं मिला। और जब ये लोगों को सत्य उजागर हुआ, जब वो फ्रस्ट्रेट हुए, तो वो सलवा जुड़ूम को जुड़े। ये ज़मीनी हकीकत है। लेकिन आज भी झूठ परोसा जाता है और मीडिया ये झूठ स्वीकार कर लेती है। इस देश के अर्बन सेंटर्स इस झूठ को स्वीकार करते हैं कि सलवा जुड़ूम के चलते माओवादियों के प्रति आदिवासियों का आकर्षण बढ़ा। इसी तरीके के अनेक भ्रम माओवादी हमेशा फैलाते हैं।